और कई सारे लोग हैं। तो इन लोगों की ओर से ये सभा हो रही, ये अपील जारी की जा रही है। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री महेंद्र यादव जी से अपनी बात को रखें। जी, धन्यवाद सूरज जी। जो थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों के बीच में पहले से होती रही है, उसको अब थोड़ा सा औपचारिक रूप से और संगठित रूप से रखने की कोशिश हो रही है। संदर्भ किसानों का आंदोलन का ही है और इसमें अपनी संभावित भूमिका का है। जो हम लोग पिछले 4-5 साल से तमाम तरह के आंदोलनों में जुड़े रहे हैं और उनको बहुत हद तक सही डायरेक्शन में ले जाने की भी कोशिश करते रहे हैं। काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी मिली है। और जो इस तरह के आंदोलन जो भी हुए हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरह से निपटती है, सीधी तरह से नहीं निपटती है, अलग अलग तरह की चालें चलती है। तो वो यहाँ इस समय भी चली जा रही हैं और इस तरह की चालें कामयाब ना हो, उसके बारे में हम लोगों की काफ़ी कुछ भूमिका हो सकती है। हम लोगों की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे कई साथियों ने वहां पर जाकर अभी बन नहीं पा रही है कि उसमें हम लोग कोई बहुत ज्यादा सुझाव दे सकें। बोल भी रहे थे कि हम लोग, क्योंकि अब ये संभव नहीं है कि हर समय आंदोलन करते रहें और जब जमीन पर भी जाएं और पूरे देश भर में भी आंदोलन करें और वो जोड़ें। ना वो हम लोगों के पास उस तरह के संसाधन है, ना उस तरह का समय है। ऊर्जा जरूर हो सकती है। तो अब ऐसे में हम लोगों को तो जो भी काम करना है वो सोशल मीडिया के जरिए और लेखन और अपने जो भाषण कला है या उसी के जरिए ही सामने रखनी है। तो मुख्य बात तो उस पर ये समझाने की है अभी कि जो एक तरह से इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की गई है कि ये किसानों का आंदोलन ये है जो केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों तक सीमित है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी प्रदेशों में भी इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा विस्तार होने की ज़रूरत है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन लोगों को के यहाँ के किसानों को भी, जबकि यहाँ के ये सभी प्रदेश वो हैं जहाँ पर किसान आंदोलनों का बहुत लंबा इतिहास रहा है, तो वहाँ के बीच में भी सक्रिय करने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो उसके बाद में और साउथ में जो तमिलनाडु में के किसानों का तो जंतर मंतर पर लंबा आंदोलन चला है, तो उनसे अगर हम लोगों का या हमारे साथियों का संपर्क रहा है तो उनको भी जोड़ा जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो जोड़ा भी जा चुका होगा। तो एक व्यापक स्वरूप, इसको राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश की जाए। और दूसरा, जो अन्य मुद्दे रहे हैं, जिन भाजपा को जहां से ताकत मिलती है, खासतौर पर ईवीएम जैसे मुद्दों पर, क्योंकि उनको भी इसमें शामिल कराने की कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी ना भी मिले तब भी लगातार इस दिशा में दबाव बनाते रहना चाहिए। तरीका हमारा वही सोशल मीडिया का या जो अखबारों का या उस पर लेखन का है वही रहेगा, लेकिन इसमें ईवीएम वगैरह का शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार वो हमें ही देंगे या फिर कोई ऐसा इंतजाम इन्होंने करके रखा है कि किसानों के वोट इनको दें या ना दें, लेकिन वो आखिरकार जाते भारतीय जनता पार्टी के पास में ही हैं। तो उस आंदोलन में कुछ एक बातें शामिल कराने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। और इसी पर आप लोग भी कुछ अपने सुझाव दीजिए, उसके और बाद में अपना कुछ अपील का निष्कर्ष अगर काइंडली निकलता बोल है। दें, अपने कंक्लूजन में अपील अपना कर दें। हाँ, तो मेरा जो अपील है वो यही है कि इसको, किसानों के आंदोलनों को किसी एक प्रदेश से, दो प्रदेश से सीमित ना समझा जाए। ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और किसानी से, खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, सीधे खेती नहीं भी करते हैं लेकिन जो खेती से जुड़े हुए हैं, जबकि जो अन्य अन्य जो व्यक्ति भी खा रहा है, इसको समझना चाहिए कि आंदोलन उसका है। जिस तरीके से 2011 में एक फर्जी आंदोलन अन्ना आंदोलन चला था, इसको अन्न आंदोलन का नाम देना चाहिए। अन्न से जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो उपजाऊ उपज करता हो या उसको अन्न का
उपभोग करता हो, उन सभी का ये आंदोलन है और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इसको फैलाने की आवश्यकता है। और इस तरह के जो जनहित जन विरोधी फैसले सरकार करती है, उसकी ऊर्जा का जो स्रोत है ईवीएम, उसको भी काटने की जरूरत है। यही मेरा संदेश है। इसी बात को अपने अपने तरीके से सब लोग ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, यही मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। मैं दीदी निर्देश सिंह से अनुरोध करूंगा कि कुछ शब्दों में जो आज हम लोगों का ये अपील जारी हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि 13 तारीख के शाम को एक अडानी अंबानी के प्रतीकों का एक तरह से बॉनफायर हो, और दूसरा 26 जनवरी को जो किसानों का कॉल दिया गया है ट्रैक्टर रैली का, वो कॉल हम कर पाए। इस दिशा में 2-3 मिनट में अपनी बात कहें, आपसे अनुरोध। आप अनम्यूट हो जाएं पहले। सभी को जय भीम, नमस्कार और धन्यवाद इनवाइट करने के लिए सर। सर ने अभी कहा, महेंद्र सर ने, कि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है। जो भी अन्न का उपयोग करता है, अन्न खाता है या उसको खरीदता है, ये उन सब का आंदोलन है। क्योंकि जब हम अनाज खाते हैं तो हम इस आंदोलन से उसी वक्त जुड़ जाते हैं। और हम सब खा रहे हैं, हम सब अनाज खा रहे हैं, हम लोग चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं। तो ये सारा जो आंदोलन है, ये पूरे देश के सभी नागरिकों का है, ये केवल किसानों का नहीं है। और अगर आंदोलन में हम जाकर देखें, मैं जा चुकी हूँ आंदोलन में, मैं वहां पर रुक कर आई हूँ पूरा दिन। तो वहां पर छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान तक वहां पर इकट्ठा हैं। मानते हैं कि पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा हैं, लेकिन भागीदारी सभी की है। यूपी बॉर्डर में गई थी, यूपी बॉर्डर पर जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन है, जिन पर नहीं भी है, जो बटाई पर काम करते हैं दूसरों के खेतों में, वो लोग तक वहां पर शामिल थे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहां लोग गए थे। और मेरे पास कोई जमीन नहीं है खेती की, लेकिन फिर भी मैं गई थी। तो ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग वहां पर थे, जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेती नहीं करते, जो हल नहीं चलाते, लेकिन इस नाते वहां थे क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। और कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश कहने में ही हम लोग ना करें, इसको वास्तविकता में भी देखें। यदि कृषि प्रधान देश है और कृषि अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, बाकी लोग उसको केवल देख रहे हैं और उसको दूर से ही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आंदोलन करिए, तो ये कृषि प्रधान देश कैसे रह जाता है? फिर 75% आबादी इसकी गांव में निवास करती है, जो जो खेती से उगाती है, पूरे देश को घर तक अनाज पहुंचाती है। तो कृषि प्रधान देश तो फिर रहा ही नहीं। यदि किसान 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 अपनी लड़ाई खुद लड़े और बाकी लोग केवल तमाशा देखें और दूर से खड़े होकर के हाथ सेकें और कहें कि भाई ये आंदोलन नहीं है, खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है, तो इससे बड़ा अपराध तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा देशद्रोह तो कुछ भी नहीं है। किसानों का उगाया खा करके उनको यदि हम अपराधी बता रहे हैं, तो उनसे बड़े अपराधी हम हैं कि उनका उगाया ना खाएं। और उन्हीं का उगाया हम खा करके यदि इस चीज को हम गलत बता रहे हैं, उनके आंदोलन को हम खारिज कर रहे हैं, उनकी पिछले 65 मौतें इस आंदोलन से हो चुकी हैं, इस आंदोलन में 65 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। तो क्या इन लोगों की जान की कीमत नहीं है सरकार की नजर में? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है? जो मारे जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, ये मैं इनकी मृत्यु नहीं कहूंगी, ये हत्या है, सरकार के द्वारा हत्या है इनकी। क्योंकि सरकार ना तो सर्दी देख रही है, ना गर्मी देख रही है। हमारी सरकार को बाकी सारे मुद्दे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे मुद्दे तक इनको दिख जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और केवल किसान का आंदोलन कह देना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप और हम जितने भी आज इस डिबेट में बैठे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी खेतों में हल नहीं चलाता, कोई भी खेतों में जाकर के काम नहीं करता, लेकिन आंदोलन के साथ है, समर्थन में है। अभी पीछे प्रोफेसर रतनलाल सर गए थे, मैं भी गई थी, और बाकी बहुत सारे लोग, बहुत सारे, दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर के अंदर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो लोग पहुंच रहे हैं आंदोलन में। तो इससे पूरा साबित हो जाता है कि केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, सभी का आंदोलन है। कोई समर्थन दे रहा है, कोई वहां पहुंच रहा है, जिसकी जितनी शक्ति है इतना वहां पर कर रहे हैं। यदि संसाधन है लोगों के पास, तो वहां जाकर के खाने का वितरण भी कर रहे हैं, वहां जाकर के हर तरीके का सहयोग दे रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन में हम सब लोग शामिल हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के किसानों का उगाया हुआ हम सब लोग खाते हैं। तो इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए हम 26 जनवरी को भी हम पहुंचेंगे,
और जो रैली है हम यहाँ जिले पर ना करके हमने डिसीजन लिया है कि यहीं से रैली निकालते हुए यूपी बॉर्डर तक हम लोग जाएंगे समर्थन देने के लिए अपने बैनर के साथ, और जिसमें महिलाओं की संख्या हम लोग ज्यादा रखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आज की डिबेट का निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम सब लोग अमल करेंगे, जैसे भी आप लोगों के आगे सुझाव होंगे उस पर काम करेंगे। सब लोग हमारे सम्मानित बैठे हैं डिबेट में आज। प्रोफेसर रतनलाल सर हैं, महेंद्र यादव सर हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो बाकी जैसे भी आगे का निष्कर्ष होगा मीटिंग का हम उस पर आगे काम करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर रतनलाल से, वो अपनी बात रखें। डॉक्टर रतनलाल जी, आप कैमरा भी ऑन कर लें। अब शायद ऑन हो गए हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग, सब लोगों को नमस्कार, जय भीम। मुझे लगता है मेरे पहले दो वक्ताओं ने बहुत ही संजीदगी से अपनी बात रख दी है। कुछ पॉइंट हम सिर्फ अपने हिसाब से उसमें ऐड करना चाहेंगे कि ये सरकार दो काम कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। एक तो खरीद रही है और दूसरा बेच रही है। खरीद रही है तो क्या खरीद रही है? तोप और जहाज खरीद रही है। चाहे प्रधानमंत्री अपने लिए जहाज खरीदें, चाहे राफेल खरीदें, ये सब हो रहा है। अब बेच रही है तो क्या? देश के तमाम संसाधन, स्कूल कॉलेज, तमाम सब कुछ सब बेच रही है अडानी अंबानी के नाम पे। हम लोग बार बार कह रहे थे लगातार, आप याद कीजिए रोहित वेमुला के समय से हम लोग लगातार आंदोलन में रहे। तो उस समय देश की जनता ने समझा कि भी तो दलितों का आंदोलन है। फिर SC/ST एक्ट आया तो ये दलितों का आंदोलन है। रोस्टर का मसला था तो उसमें बोला विश्वविद्यालय के शोधार्थियों का आंदोलन है। CA NRC आया तो मुसलमानों का आंदोलन है। जब हम लोग बार बार कह रहे थे कि किसी एक सेगमेंट का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं और संविधान के ऊपर हमला है, तो आज इस देश के नागरिकों को, आज किसानों को समझ में आ रहा है, कल मजदूरों को समझ में आएगा। एक एक करके सबका जो है इसी तरह से सरकार इलाज करने जा रही है। हम तो मान के चल रहे हैं शुरू से कि कोई भी आंदोलन इस सरकार के खिलाफ हो रहा है वो किसी एक समुदाय, किसी एक सेगमेंट, किसी एक वर्ग का नहीं है। ये जन विरोधी और ये संविधान विरोधी सरकार है, जिसकी आस्था संविधान में नहीं है और जिसका ऑक्सीजन आता है EVM से, उसकी सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ जो है पुख्ता आंदोलन किया जाए। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग कोई नेता नहीं है, हमारे पास कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है कि उसमें कोई पैसे हो, फंड हो। हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। और मैंने इसलिए खरीद फरोख्त की सरकार कही, खरीद और बिक्री की, कि मैं आज डॉक्टर अंबेडकर का रेजिग्नेशन मैं पढ़ रहा था। तो एक इम्पॉर्टेंट मसला जो उन्होंने उठाया था रिजाइन करने का, वो था एक OBC का मसला था, दलित का मसला था, हिंदू कोड बिल था, और एक था सरकार की विदेश नीति। और उन्होंने लिखा था कि 350 करोड़ का बजट है, उसमें से 180 करोड़ जो है खाली रक्षा व्यय पे खर्च हो रहा है। मुझे लगता है आज अगर बजट उठा के देखें तो सब कुछ का बाजारीकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है सब कुछ का, शिक्षा से लेके भूमि तक का, रेल का, जहाज का। कोई ऐसी संस्था अब बची हुई नहीं है, वो चाहे MTN हो, चाहे रेल हो, सब कुछ। और सरकार हजारों हजार करोड़ का जो है अंबानी के थ्रू राफेल खरीदवा रही है। तो ये बात हमें समझनी है और देश की जनता को भी समझाना है, किसान भाइयों को भी समझाना है कि अगर स्कूल कॉलेज को बचाने का हम आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो आपके बच्चे के लिए भी स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो जाहिर है हम लोग, मुझे याद है नवंबर में हम लोगों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की थी जिसमें लक्ष्मण, जितेंद्र, सब लोग थे, सूरज जी थे, और काफी सोशल मीडिया पे काफी वो मैसेज गया था। उसके बाद हम और सूरज जी और 2-4 साथी और वहां गए थे मिलने के लिए, और उनके जो ऑफिस सचिव हैं उनसे हमने प्रेस रिलीज की कॉपी दी थी और कहा भी था कि देखिए हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं, अगर आप चाहें तो हम लोग समर्थन में हम आएंगे, और पूरे जितनी ताकत हमारी है उतने ताकत के साथ आएंगे। और हमने उस समय डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ के और किसानों के बारे में क्या कहा है, मैंने फेसबुक भी लाइव भी किया था। मुझे लगता है वो 75-80 हजार लोगों ने देखा है, और मैंने उस पर अंबेडकर नामा यूट्यूब चैनल पे मैंने स्टोरी भी बनाई। तो साथियों, कहना यह है
कि हम सब में जितनी क्षमता है, जितनी ऊर्जा है, एक शिक्षक, एक पत्रकार, एक एक्टिविस्ट क्या कर सकता है? वो लिख सकता है, बोल सकता है, सेंसिटाइज कर सकता है। ये हम लोग करें और 13 तारीख को हम लोग एक प्रतिरोध दिवस दिवस मनाएं, जिसमें सिर्फ अडानी अंबानी प्रतीक के रूप में नहीं, जो ये कृषि संबंधी जो बिल है उसका भी हम लोग दहन करें। और बकायदा मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर लिया जाना चाहिए, करके और इसकी घोषणा कर दें। और उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको फिर एक बार हम लोग मैसेज करते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन में शरीक हैं और आना भी चाहते हैं। तो जब भी समय देंगे हम सब लोग सब मिल के एक साथ चलेंगे, दिन भर रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, अपनी बातें रखेंगे और उनको ये कन्विंस करेंगे, जैसा कि निर्देश जी ने या महेंद्र जी ने कहा है, ये किसान का आंदोलन नहीं है। ये जमीन भी बिक जाएगा, जितने छोटे मोटे व्यापारी हैं वो भी गायब हो जाएंगे। जब काला बाजारी होगी तो जो हम आटा मान लीजिए 50 रुपए का भी खरीद रहे हैं, वो आटा हमें 100 रुपए का खरीदना पड़ेगा। इसलिए ये अन्न जन आंदोलन है, अन्न जन आंदोलन, जनता का आंदोलन बनना चाहिए। ये मैसेज हमें अपनी ओर से देना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतनलाल जी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर लक्ष्मण यादव से कि वो अपनी बात रखें। अनम्यूट हो जाए डॉक्टर लक्ष्मण जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरज मंडल सर और बाकी सभी साथियों को भी मेरा अभिवादन कि आपने एक बहुत जरूरी मसले पर यह बैठक आयोजित की है, ऑनलाइन बैठक। इसके लिए बहुत आभार। अभी मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था और उसमें रतनलाल सर ने बहुत बारीकी से इस बात को रेखांकित किया है कि हम विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग, हमारे और भी साथी और भी फोरम पे काम करते हैं, वो लोग भी जुड़े हैं इस मंच से, हम लोगों की भूमिका क्या है। बहुत बारीकी से उन्होंने रेखांकित किया कि हमारी भूमिका ये है कि जो भी सवाल ऐसे हैं जो हमारे दौर में नीतिगत फैसलों का आम आवाम पर क्या असर हो रहा है, उसको लेकर के अपनी एक राय रखते हैं। और अगर वो नीतिगत फैसले जन विरोधी हैं, आम आवाम के विरोध में खड़े हैं, तो हमें अपनी लोकतांत्रिक भूमिका निभाने के नाते जन पक्षधरता की आवाजों के साथ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पढ़ा रहे हो या देश के कई विश्वविद्यालयों में और लोग पढ़ा रहे हो या एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी यही है जो फिलहाल हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल जिस मसले पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारी पीढ़ी के युवाओं के आंखों के सामने एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसे मैं 2 वजहों से बेहद अनूठा और अद्वितीय मानता हूं। पहली वजह सीधी सीधी ये है कि हमने अब तक बड़े जन आंदोलन क्या होते हैं जिसमें एक अखिल भारतीय भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिसके ऊपर आरोप बेशक लगाया जाए कि वो 2 राज्यों का आंदोलन है या चंद किसानों का आंदोलन है, लेकिन असल माने में वो एक व्यापक पैन इंडिया मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है। और इसकी गूंज इतनी व्यापक है कि इस बात को हम रेखांकित करते हैं कि जिस तरह के आंदोलन हमने किताबों में पढ़े थे, अब की अपनी आंखों से वैसा एक आंदोलन देख रहे हैं। और दूसरी वजह जिसकी वजह से मैं इस किसान आंदोलन को बहुत अहम मानता हूं, वो ये है कि इस आंदोलन ने असल नब्ज पकड़ी है। नीतिगत फैसले किनके दबाव में हो रहे हैं। इस देश में जो नारा दिया गया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इस नारे की आड़ में देश के सभी पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट से लेकर के जो आम आवाम के लोकतांत्रिक देश में जिसमें सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी भयानक हो, अद्वितीय हो, वहां सरकारें बढ़कर के भाग लेती हैं कि शिक्षा सबके लिए हो, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। किसानी कैसे हो, ये किसानों के पक्ष में हो, सरकार सुनिश्चित करेगी। वैसे दौर में जब सब कुछ बेचा जा रहा हो, किसान आंदोलन उस नब्ज को पकड़ता है कि यह आंदोलन कैसे चंद पूंजीपति घरानों के हाथों में सब कुछ बेच देने की कवायद रच रहा हो, उसकी मुखालफत कर रहा है। हम लोग विश्वविद्यालयों से जुड़े लोग लगातार एक सवाल उठाते रहे कि उच्च शिक्षा से लेकर सरकारी शिक्षा, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अगर प्राइवेट हाथों में बेच दी जाएगी, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बेच दी गई है, उसके चलते होगा ये कि इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा
यानी किसान जातियों के बच्चे अब कभी अच्छी और निःशुल्क उच्च शिक्षा नहीं पा पाएंगे, स्कूली शिक्षा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। वैसे ही किसानी को लेकर के ये तीनों कानून है जो पब्लिक डोमेन में आ गए और बहुत मुखरता से उन्होंने निजीकरण के विरोध को एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील किया। इन दो वजहों से मैं इस आंदोलन को बहुत अहम मानता हूं और जो हमारी भूमिका है, जो समाज में हम दे सकते हैं, वो यही दे सकते हैं जो फिलहाल हम कर रहे हैं कि हम इस बात को आम जन तक और आसानी से और दमदारी से और तार्किक तरीके से ले चले लोगों के बीच में। तो अभी रतनलाल सर ने जो बातें कही है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि कैसे ये नीतियां केवल किसान विरोधी नहीं है। जमाखोरी के कानून को तब बदल देना ये आम आवाम के ऊपर महंगाई की मार ले आएगा। मंडी से लेकर के पूरे किसानी के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देना ये केवल किसानी को नहीं बनाएगा, बर्बाद करेगा। ये हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल के राज्यों में जो शुरू हो चुका है कि उत्पाद 2 रुपए से खरीदे जाएंगे किसानों के हाथ से और 200 रुपए में बेचे जाएंगे उन्हीं किसान बच्चों को, उन्हीं किसान परिवारों को। इसलिए पूरा निजीकरण, और मैं तो इसे सामाजिक न्याय के एक मसले के रूप में देखता हूं कि हम इसका विरोध करें और आम आवाम को इस बात को लेकर के जागरूक करें कि जागिए और किसानों का साथ दीजिए। दरअसल एक किसानों का साथ देना नहीं है, अपने आप का साथ देना है। तो मैं इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस मंच ने, इस फोरम ने जो एक अपील आपसे की है कि नियत तिथि पर 13 तारीख शायद है, अभी सूरज सर उसको करेक्ट करेंगे, 13 तारीख को अंबानी और अडानी के प्रतीकों को जलाया जाए। दरअसल हम लोग बचपन में सुना करते थे टाटा बिरला, इस समय वो अंबानी और अडानी हो चुके हैं जो केवल किसानी को बर्बाद करने के लिए नीतियां नहीं बनवा रहे, वो इस देश के सभी सार्वजनिक निकाय को बर्बाद कर रहे हैं। और इसकी सबसे ज्यादा मार सदियों से वंचित शोषित रखी गई बहुजन जमात पर पड़ने वाली सबसे ज्यादा मार। इसलिए हम इस प्रस्ताव को लेकर आपके बीच में आए हैं कि आगामी निर्धारित तिथि को अंबानी अडानी प्रतीक है निजीकरण के खिलाफ यह जो लड़ाई है इसमें पूरी बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें। और दूसरी जो बात इसमें जोड़ी गई वो बेहद अहम बात है कि इन सब को कौन संचालित कर रहा है। लोकतंत्र केवल भ्रम मात्र रह गया है। वोट देने का आपका अधिकार केवल एक ऐसा भ्रम है जो असल में इतना खतरनाक है जैसे कि आपका भ्रम भी बना रहे कि आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन ईवीएम के जरिए आपका वोट देने का अधिकार जो एकमात्र अधिकार है जिसके चलते आप कह सकते हैं कि आप लोकतांत्रिक देश में, उस हक को भी कैसे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और बेहद संदिग्ध बना चुका है। आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं रही। चुनी हुई सरकारों को उन्होंने विधायक खरीद करके गिरा दिया। बिहार में हमने देखा कि कैसे आखिरी चंद घंटों में पूरा चुनावी समीकरण बदल के रख दिया। ईवीएम इसलिए बेहद खतरनाक मसला है और मेरा पुरजोर समर्थन इस तर्क पे रहेगा कि अगर वाकई लोकतंत्र को बचाना है, भ्रम में नहीं जीना, तो ईवीएम का भी एक प्रतीक उस दिन अंबानी अडानी के प्रतीकों के साथ जलाया जाए ताकि लोकतंत्र जिसे हमारे सामाजिक न्याय के पुरखों ने अपनी शहादत से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी मेहनत से हमें सौंपा है। डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन मुझे बार बार प्रेरणा देता है कि बड़ी मुश्किल से कारवां हम यहां तक ले आए, इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जा पाना तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। आज तो हमारे सामने वो दिख रहा है कि वो मीलों पीछे जा रहा है, हम वापस किसी और युग में जा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं, चूंकि ज्यादा यहाँ पर वक्त नहीं है, संक्षेप में मेरी अपील रहेगी, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग इस देश की आम आवाम से अपील करते हैं कि किसान जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उस लड़ाई में जो निजीकरण का खतरा है उसके विरोध के स्वरूप में अंबानी और अडानी जो प्रतीक बन चुके हैं, जिनके हाथों इस देश के सारे सार्वजनिक निकाय लगभग बेचे जा रहे हैं और अंबानी अडानी जैसे लोगों को बेचे जा रहे हैं, उन प्रतीकों के बाइकॉट, निजीकरण के विरोध, क्योंकि सामाजिक न्याय का असल दुश्मन निजीकरण है, इसके विरोध में उनके प्रतीकों को हम जलाएं। और बिल्कुल ठीक कहा हमारे पूर्व के वक्ता ने कि हम किसान संबंधी ये तीनों कृषि बिलों को भी जलाएं और ईवीएम के प्रतीक का भी दहन करें ताकि हमारी भागीदारी इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े और पूरे देश में एक पैन इंडिया मूवमेंट बने,
कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी इनके ऊपर बदनाम करने के नाम पर जो इसे कमजोर किया जा रहा है, हम अपील करते हैं कि इसे कमजोर होने देना, अपने आने वाली उम्मीदों को कमजोर करना है, संघर्षों को कमजोर करना है। इस लड़ाई में जीत ही आने वाले वक्त में तय करेगी कि हम लोकतंत्र को कितना बचा पाएंगे और कितने दूर तक फिर कोई अगला संघर्ष कर पाएंगे। इसलिए मेरी अपील रहेगी कि आगामी 13 जनवरी को ईवीएम और अंबानी अडानी के प्रतीकों के दहन में भागीदारी लें और पूरे देश में इस इवेंट को करें, तस्वीरें भेजें। सोशल मीडिया ही इस समय बहुजन मीडिया है, इसके जरिए हम एक नई क्रांति ला सकते हैं। इसमें साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव। और मैं आपने बड़ी ओजस्वी तरीके से बात रखी, और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुधांशु कुमार को कि संक्षेप में अपनी बात रखे हुए हमारी अपील को वो जनता तक अपनी आवाज में अपने ओर से रखें। सभी को नमस्कार, और सूरज जी को धन्यवाद, आपने इनिशिएटिव किया है। हम लोग शुरू के दिन से ही इस मोमेंट के लिए जो हो सकता है प्रयासरत रहे हैं, और ये अपने आप में अनोखा मोमेंट है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे दिनों तक और इतने शांति प्रिय ढंग से शायद इस विश्व के इतिहास में कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरी समझ है। और जितनी जो कहते हैं कि जो एक स्थिति पैदा हो गई थी एक्टिविस्टों को बहुत ज़्यादा, और समाज में एक भय का माहौल बनता जा रहा था कि लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है और शायद कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक पाए, क्योंकि एक तरफ से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जब सब अपने अपने हाथ खड़े कर रहे थे, तो उस मुश्किल वक्त में किसानों ने एक अद्भुत जज्बा और साहस दिखाया है। इस चिलचिलाती सर्दी में वो शहादत दे रहे हैं। जो लोग ये कहते थे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा भारत की हर हम सब लोग जो है बचपन से कहते आए थे, तो वो शहादत खाली सीमाओं पे नहीं हो रही है, ये शहादत आज किसान भी दे रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि किसान को और जवान को, दो बाप और बेटों को एक साथ आमने सामने खड़ा कर दिया है इस विभेदकारी सरकार ने। और उस वक्त में भी 65 लोग आज शहीद हो गए इस पूरे मूवमेंट के अंदर, और उसके बावजूद भी अगर किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आ रही, उन सरकारों को थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है, तो इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को इस बात को समझना होगा कि आप जो हमारा नेतृत्व कर रहा है इस देश का, वो किस तरह का व्यक्ति और किस तरह के समूह के लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको समझनी चाहिए, और सैल्यूट करना चाहिए इन किसानों का कि इस सर्द रात में जब लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, वो खुले आकाश में जो है ये लड़ाई और ये संघर्ष जारी रखे हुए हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ढांचा है और जो वर्किंग है सरकार का, इस सरकार ने ज्यादातर काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट को हमेशा बाईपास किया है, और इस बिल को लाने में भी पार्लियामेंट को बाईपास किया गया। हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में ये बिल कैसे पास हुआ था। तो जिस समूह का या जिस पार्टी का या जिस नेता का लोकतंत्र में विश्वास नहीं हो और वो हमारा मतलब देश का अगुवा बना हुआ है, वैसे भी खतरे की घंटी थी, और हम सबको इस बात को समझना होगा। कल मुझे किसी पत्रकार ने एक चीज बताया, इनकी वर्किंग का मैं एक उदाहरण देकर यहाँ पर आप चाहे, ताकि हमारे साथी जो सुन रहे हैं वो समझ पाए। विश्वविद्यालयों के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का प्रावधान किया गया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में ये कहा गया है कि जो टीचर टॉट रेशियो होगा 10:1 का होगा, मतलब 10 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी, और वो इंटरनेशनल पैमाना है जिसके आधार पर रैंकिंग होती है। और जो इन्होंने सपना दिखाया है, पहले बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के ट्रेनें बेच दी, तो उसी तरीके से विश्वविद्यालयों में भी सपना दिखाया गया है कि हम जो है वर्ल्ड रैंकिंग में जो है टॉप में आएंगे। और वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप में आने का एक न्यूनतम पैमाना होता है कि टीचर टॉट रेशियो आपको 10:1 करना होगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के पेपर में तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन आज से 2 दिन पहले यूजीसी ने उसमें एक बेहतरीन खेल किया। उन्होंने क्या कर दिया है कि टीचर टॉट रेशियो में कहा है परमानेंट ऑब्लिक एडहॉक ऑब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिक गेस्ट। आप और हम जानते हैं कि एक गेस्ट मतलब एक परमानेंट टीचर के बराबर में 3 गेस्ट होते हैं।
तो टीचर टॉट रेशियो में ये क्या घालमेल करेंगे वो हम सबके सामने होगा कि पता चला जी एक ही सैलरी में 3 गेस्ट लगाएंगे और उससे दिखाएंगे कि टीचर टॉट रेशियो हो गया जी पूरा। तो ये झूठ के खिलाड़ी हैं, झूठ के बादशाह हैं, हमेशा से ठगने का काम किया है किसानों को। और किसानों को क्यों कहें, हम सबको, इस देश की पूरे आवाम को ठगने की तैयारी है। झूठ, आप सोचिए कितने सरेआम झूठ बोला जा रहा है कि ओपन मार्केट दे रहे हैं किसानों को, जबकि इस देश में 1976 से ओपन मार्केट है। और पता नहीं हमारे देश की स्थिति जो हो गई है कि लोग उस झूठ में भरोसा करते हैं, ये एक अद्भुत चीज है। और उसमें जो इनके जो ये जो घोड़ा दौड़ रहा है, जो सेना नायक है, मुख्य सेना नायक, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इनकी जो भूमिका रही है वो हम सब के लिए खतरनाक। और किस तरीके से मुद्दे को परोसा और दिखाया जाता है। अन्ना हजारे मूवमेंट, इस मूवमेंट के सामने कहते हैं ना कि जीरे भर की बराबर उसकी औकात नहीं रही होगी, लेकिन अन्ना हजारे मूवमेंट के समय में कैसे क्रेन जो है इधर से उधर दौड़ते हुए क्रेन और कैमरे जो थे, और किस तरीके का शोर शराबा रहता था टीवी चैनल्स पे, जैसे लगता था कि पूरा देश जो है लूट लिया गया है। और आज जब लुटेरा खुद देश में बैठा हुआ है तब इन चैनल वालों को नहीं दिखता है। तो वो एक विपरीत स्थिति है, उसमें सोशल मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मेरा, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सस्ता में खरीदेंगे और वापस जो है उन्हीं किसानों को महंगा में बेचेंगे, ये इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने करके दिखाया कि यहीं का लोहा, यहीं का सोना, यहीं की चांदी सस्ते में निकलवाया और लोग खरीदा, और फिर उसको जो है प्रोसेस करके 10 गुने, 20 गुने, 100 गुने दाम में हमें ही वापस बेचा। और तब हम जब इतिहास में इन चीजों को पढ़ते थे तो उन अंग्रेजों के खिलाफ हमारा खून खौलता था। आज वो चीजें इस देश में हो रही हैं और यहीं बैठकर अंबानी और अडानी जैसे लोग इस चीज को कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इतिहास का एक छात्र, एक विद्यार्थी, जो हम सब लोग 10वीं कक्षा तक इस बात को पढ़ते रहे हैं और परेशान होते थे कि कैसे हमारे देश को लूटा गया, तो आज जब लुटेरा इतने सामने से स्पष्ट होकर आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं जागरूक होंगे तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे, समाज को धोखा दे रहे हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन, जैसा पीछे के साथियों ने कहा, और हम सबको समझना और जानना चाहिए कि ये आंदोलन लोकतंत्र और हम सबके जीने के हक, अधिकार, इन सबको बचाने की लड़ाई में तब्दील हुआ है। इस चीज को हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज लगता है सुधांशु जी के फोन में कोई कॉल था, हम 1 मिनट केवल इंतजार करेंगे। अच्छा, वो ज्वाइन कर लिए। सुधांशु जी, एक बात जी जारी रखिए। जी, आज अगर किसान यहाँ से वापस चले गए तो ये आप यकीन मानिए कि इस देश के अंदर दोबारा से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को आप समझिए, क्योंकि हर चीज का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है समाज के अंदर। तो इस चीज के ऊपर भी, और ये लोग भी इस चीज का मंथन कर रहे हैं, इसलिए ये जो जिद बंदी है, उस जिद के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है। और दूसरा है कि कुछ जो इनके आका हैं उनके बहुत सारे पैसे लगे हों। तो ये सारी चीजों का भी हमको सबको ध्यान में रखना है। और किसान आंदोलन के लिए जो भी दिशा निर्देश, जैसे हम लोग पहले से भी है, इन लोगों ने भी तय कर, किसानों ने भी, किसान संयुक्त मोर्चा ने भी कहा है कि 13 तारीख को जो है इन बिलों की प्रतियां जलाई जाएंगी। तो बिलों की प्रतियां तो जलानी ही है, साथ में जिनके लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है, अंबानी अडानी, जो मैं कहता हूं कि ये कॉरपोरेट राक्षस जो हैं, इन कॉरपोरेट राक्षसों को, जिनकी जिनकी लोभ की सीमा कभी खत्म ही नहीं होती, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश को निगल जाने के बाद ही जो है ये रुकेंगे। और इनका जो शिष्य है वो उस काम में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हम सबको उसके ऊपर भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, पूरे देश को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हमें कम से कम इतना तो अपने, आज जो लड़ाई है उसमें अपने आप को बचा लेने की, अपने रोजगार को बचा लेने की, अपनी जीविका को बचा लेने की जो लड़ाई है किसानों की, कि जो कल दिन देखिए, कोई चीज नमूना के रूप में नहीं बचा हुआ है, होना है ऐसा नहीं है। वो मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं, जियो उसका उदाहरण है, रिलायंस की कंपनी, जो रिलायंस की जो संस्था, जो जो मोबाइल ऑपरेशन की कंपनी है, उसका उदाहरण सबके सामने है।
कह के आए थे कि फ्री में जीवन भर आप हमारा नंबर ले लीजिए जी, और फ्री में जो है आपको कभी भी एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो पहले 99 रुपया में कन्वर्ट हुआ, फिर 199 में कन्वर्ट हुआ, 299 आया, और आज के रेट में 499 तक वो पहुंच गया था। और दोबारा जब किसानों ने आंदोलन किया तो फिर से जो है वो जो है फ्री और फ्री की बातें चलनी शुरू हो गई है। तो ये जो चारा फेंका जा रहा है, उस चारा को हम सबको समझने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमको रिएक्ट करने की जरूरत है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, लेकिन आप सबको, सब जो भी हम सब लोग हैं जो इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि कल आपकी थाली में 2 रोटी आएंगे कि नहीं। ये बिल अगर पास हुआ तो उसके बाद आपके ऊपर वो खतरे भी आएंगे, कल 2 रोटी नहीं आएगा। तो इसलिए इन सब चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है और जुड़ना है इस मूवमेंट के साथ। और 13 तारीख को सब लोग जुड़िए। उसका जो भी प्रतीक के रूप में जो भी उस दिन दहन करना है, पहले भी गांधी जी ने नारा दिया था स्वदेशी के आंदोलन में, जब स्वदेशी का आंदोलन चलता था, तो उस चीज को हमको यहाँ पर दोहराने की जरूरत है, और ताकि लोगों तक बहुत स्पष्टता से चीजें पहुंच पाए कि इस पूरे प्रकरण के अंदर और 65 लोगों की शहादत के बाद और 48 दिन से किसान बैठे हैं, जिनके अगर सरकार के कान पर नहीं जू रही है तो उसके पीछे के जो खिलाड़ी हैं उनको एक्सपोज करने की जरूरत होगी। तो सब लोग जुड़ें और लोकतांत्रिक स्पेस को बचाएं, और इस डेमोक्रेसी को हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके बनाया है, और ये बचा रहेगा तभी हमारा सामाजिक न्याय भी जिंदा रहेगा। जो 85% हम लोग हैं, उनका जो है, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अभी आगे बढ़ रहे थे, उसको दोबारा से पीछे धकेलने की इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है, और वो हो भी रहा है। कई जगहों पर हमें जीती हुई लड़ाइयां दोबारा से लड़नी पड़ रही होती है, तो उसको फिर दोबारा से हम पीछे ना धकेल दिए जाएं। उन सबको समझते हुए भी हम सबको लड़ने की जरूरत है, और सब लोग 13 तारीख को साथ में आइए और इसको एक बड़े मुहिम के रूप में कन्वर्ट करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। किसानों के साथ हम सबको जुड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु जी। और इसके पहले मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राजेश जी को बोलूं, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखते हुए, और जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारे समक्ष पूरे देशवासियों को आह्वान करना है कि इस आंदोलन से जुड़े, उसमें अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर मौजूद तमाम साथियों को जोहार। जो साथी मुझे सुन रहे हैं, तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग आप सबसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने। साथियों, ये जो लड़ाई अभी चल रही है, जिसका कि नेतृत्व इस देश का किसान कर रहा है, मेहनत का सावाम कर रहा है, ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, इस मुल्क के जो ओरिजिनल लोग हैं, जिनका इनके संसाधनों पर कब्जा था, और उनको जब अब पूंजीपतियों के द्वारा सरकार छीन रही है, उनके लिए छीन रही है, तब उन तमाम संसाधनों के बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि उन तमाम संसाधनों पर इस मुल्क के लोगों का कब्जा था। तो आज की तारीख में जो किसान लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। दूसरी चीज हम लोगों को जानना होगा कि लड़ाई पहली बार नहीं छेड़ी गई है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, और इस मुल्क के जो आदिवासी हैं, हमारे जो पुरखे हैं, इसको जो है अंग्रेजी दौर से लड़ते आ रहे हैं, और वहां पर यही कोशिश, जमीन को छीनने की जो कोशिश है, अंग्रेजी हुकूमत करती रही है, उनके कारिंदे करते रहे हैं, और तब से ये लड़ाई चली आ रही है, जो बाबा तिलका मांझी से शुरू होकर के और अब तक चल रही है। अगर हम लोग अंग्रेजी दौर के बाद में भी देखें, तो जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट और सलवा जुलूम और उन सब के माध्यमों से किसानों और आदिवासियों की जमीनों को छीना गया था, और आदिवासियों को जो है माओवादी बता करके, जैसे आज की तारीख में किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, उनको, उनके मूवमेंट को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यही तरीका आदिवासियों के केस में ये सरकारें, उनके साथी मीडिया लोग अपना चुके हैं।
अगर हम लोग देखें 2006 के बाद जब पहली बार आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक मिला था, उसके बाद से देखें तो जो पूरा का पूरा नई परंपरा शुरू की सरकारों ने जमीन पर पट्टा बांटने की, तो हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में उस परंपरा से, जो उस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक से वंचित कर दिया गया था। और आज भी यही खेल हो रहा है। इन किसान बिलों के जरिए ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार जमीनें किसान से छीन रही है और उस जमीन के ऊपर उनका मालिकाना हक इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट को ट्रांसफर करने की साजिश चल रही है, जो कि आदिवासियों के केस में पिछले 70 सालों से चल रही थी। तो आज जब हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई बेसिकली जमीन के मालिक को मजदूर में तब्दील करने की जो पूरी परंपरा शुरू हुई है, ये जो बेदखली की परंपरा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। उस जमीन को बेचने की परंपरा के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। दूसरी चीज, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई में सिर्फ किसान हिस्सेदार नहीं है। ये इस लड़ाई में सिर्फ वो लोग शामिल नहीं है जिनके पास जमीनें हैं। इस लड़ाई में वो लोग भी शामिल हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से इस खेती से जुड़े हुए हैं, खेती पर निर्भर हैं। चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, भूमिहीन किसान हो, या उसके साथ साथ उनके आसपास जो कृषि के साथ साथ जो बाकी बिजनेस जो जुड़े हुए हैं, बाकी के कार्य में जो लोग जुड़े हुए हैं, व्यवसाय में जो लोग जुड़े हैं, उन सबको बचाने की भी लड़ाई है। इस मुल्क के लगभग 70% से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बचाने की लड़ाई है। दूसरी चीज कि दरअसल ये लड़ाई सिर्फ ऐसा हम सोचें कि सिर्फ किसानों तक जाकर के रुक जाएगी, तो वो भी नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 6-7 सालों का हम पूरा का पूरा इनका रिकॉर्ड देखें तो पता चलेगा कि तमाम संसाधन जिनकी बात हमारे प्रीवियस स्पीकर्स कर रहे थे कि एजुकेशन को बेच दिया गया और बाकी के जो तमाम सेक्टर्स थे, सर्विस सेक्टर्स थे, उनको बेच दिया गया, रिजर्वेशन को लगातार खत्म किया जा रहा है और बाकी लेटरल एंट्री की प्रोसेस नौकरियों में शुरू कर दी गई है। तो उन सब के साथ साथ उसको देखकर जोड़कर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज, अगला इनका जो टारगेट है वो हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ये सरकारें ऐसी पॉलिसियां लेकर के आ रही हैं जहां पर इस मुल्क के जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही काम बचेगा कि वो सरकार के लिए वोट दे, सरकार के जो भी पार्टियां उनके लिए वोट दे, और वो लोग आपके लिए सारी नीतियां बनाएंगे जिसमें कि आपका कुछ हक नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये जो डेमोक्रेसी का हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो भी इसी तरीके से धीरे धीरे खत्म होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। तो इसीलिए तमाम साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे अपील है कि भाई 13 जनवरी को जो हम लोग एक पूरा कॉल दे रहे हैं जिसमें कि आप अपने इलाकों में अडानी और अंबानी के जो इंस्टीट्यूशन है, उनके जो प्रतीक है, उनका बहिष्कार करें, उनका जो है उनके खिलाफ जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन करें और उन सब पूरी की पूरी इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि ये लड़ाई हम सबको बचाने के लिए लड़ाई है। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जोहार। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र। और मैं अनुरोध करूंगा राजेश जी से, जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के हैं, कि वो अनम्यूट हो जाएं और अपनी बात रखें चंद शब्दों में। आपके अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट नहीं है। नमस्कार सभी साथियों को। ये जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा लगातार किसान आंदोलन और निजीकरण के खिलाफ में जो अगुवाई की जा रही है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग देश स्तर पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका अनुसरण हम लोग इधर कर रहे हैं। पिछले दिनों 2 दिसंबर को आप लोग के द्वारा जो आह्वान किया गया था, झारखंड में भी हम लोगों ने किसान की 3 कृषि बिल को हम लोगों ने जलाया था और 8 तारीख को जो है झारखंड में भी बंदी की गई थी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में। और हम लोगों ने आह्वान किया था झारखंड सरकार को भी कि आप सीधो बॉर्डर पे जब पहुंचकर
किसानों का मनोबल को ऊंचा उठाएं या मनोबल को बढ़ाएं। इस तरह से लगातार आपने जो आह्वान किया है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड में, उसका बहुत मजबूती से इसको आगे बढ़ाया है। और अभी भी आगे जो 13 जनवरी को आप लोग जो कार्यक्रम रख रहे हैं अडानी अंबानी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये देश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो हमें ये दिखाना होगा कि सिर्फ अडानी और अंबानी ही लाभान्वित नहीं होंगे इस कृषि कानून का जो है, उसमें वालमार्ट आदि जैसे विदेशी कंपनियां भी इससे जो है वो लाभान्वित होंगे और उनको भी जो है वो उनके ही शिकंजे में जाएंगे। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमको बताना चाहिए कि ये सिर्फ अडानी अंबानी नहीं, विदेशी कंपनियों को भी जो है ये राष्ट्रवादी जो है राष्ट्र की संपत्ति को या जो भी हो उधर भी जो है हमको उस पर भी ध्यान दिलाना होगा। और निश्चित ही आप सबों का जो मत है कि या पूरे देश के जो बुद्धिजीवियों का मत है कि ईवीएम जो है जिसके कारणों से सरकार एरोगेंस हो गई है और किसी भी विरोध को, बड़े विरोध का पूरे देश के बुद्धिजीवियों का, किसानों का विरोध के बावजूद भी थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होने का जो काम हो रहा है, इसके पीछे ये एकमात्र उनका कारण है कि वो ईवीएम उनके हाथों में है और ईवीएम से जैसा चाहते हैं वैसा वो कर लेते हैं। चुनाव आयोग उनकी संस्थाएं जो वो भी है, सब उन्हीं के हाथों में है। तो निश्चित ही आप लोग का ये पहल अच्छा है कि हमें ईवीएम को भी आगे करना होगा, बताना होगा आम जनों को कि ईवीएम के कारण ही इनकी सरकार बनाई जाती है या बनती है, या और ये किसी भी विरोध को वो कुचल देने का काम करते हैं। तो मैं आपके साथ हूं और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। और इसके पहले मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करूं, अभी डॉक्टर सोनू ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं 1 मिनट देख लेता हूं अगर वो ज्वाइन कर लेंगे। तो आज जो हम लोग ये ऑनलाइन जो हम लोग जुड़े हैं उसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि हम लोग बोलो वो डॉक्टर सोनू अब लाइन पे आ रहे हैं। उसके पहले मैं 2 मिनट केवल ये बता दूं कि कई शिक्षक साथी हम लोग और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र भी सिंघू बॉर्डर पे जा रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर चूंकि हमारे विश्वविद्यालय से भी नज़दीक है और जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचकर और लोगों का मनोबल ही नहीं बढ़ा रहे हैं, सेवा भाव से भी पहुँच रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो ये आंदोलन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन में जो सहभागिता दिख रही है उस सब सहभागिता के कारण मैं समझता हूँ पूरे देश में एक माहौल बन रहा है जिसको हमें बनाए रखना है। और अब डॉक्टर सोनू जुड़ गए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि चंद मिनटों में अपनी बात रखें और अपील जो हम लोग कर रहे हैं उस अपील में अपनी ओर से भी अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मैं आंदोलन में लगातार जा रहा हूं, देखिए जो आंदोलन है ये केवल किसानों तक का नहीं है, इसमें डॉक्टरों को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने एक नया रूल लाया है, मिक्सोपैथी। मतलब आप सर्जरी नहीं किए हुए हैं, लेप्रोटमी नहीं किए हुए, फिर भी आप सर्जरी कर सकते हैं। तो सरकार अपना जो अभी सुधांशु सर ने बताया जैसे गेस्ट टीचर ले आकर के अध्यापकों का कोटा भर रही है, वैसे ही ब्रिज कोर्स करा करके और दूसरा लेटरल एंट्री करा करके, हमारे भी क्षेत्र में लेटरल एंट्री हो गई है। आप देख रहे होंगे कोई भी सर्जन, जैसे हम लोग एमबीबीएस एमएस करते हैं तब सर्जन बनते हैं, इन्होंने क्या किया है आयुर्वेद वाले को भी सर्जरी करना अलाउ कर दिया है। तो उसका भी हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या काफी कम है। बट किसानों ने मुद्दा उठाया है, तो 13 तारीख को जितने भी डॉक्टर बंधु हैं वो लोग भी इसका विरोध करेंगे। और देखिए सरकार को तो वोट लेना पता है उसे कैसे वोट मिलता है, वो ईवीएम मशीन पर उसे पूरा भरोसा है। हमें आप पर नहीं होगा, लेकिन उनको 100% भरोसा है, इसलिए वो जनता की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं।
अतः हमें सब जितने डॉक्टर परिवार के लोग हैं, जितने चिकित्सक लोग हैं, सबको मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए और 13 तारीख को ईवीएम को भी जलाया जाए। किसानों के सपोर्ट में तो हम हैं ही, और हमारी संख्या चूंकि कम है फिर भी हम लोग ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डॉक्टर लगभग 1500 से 2000 लोगों से मिनिमम जुड़ा होता है, इलाज जो कर रहा होता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने चिकित्सक लोग हैं वो भी साथ में आए और किसानों का साथ दें। यहाँ तक कि जो किसान बंधु हैं, यदि सरकार इधर नहीं मानती है तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, अन्य राज्यों से करोड़ों की संख्या में किसान यदि दिल्ली की तरफ प्रस्थान जिस दिन कर देगा ना, उस दिन यह सरकार झुक जाएगी। तो करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। इसलिए जितने मेरे मित्र हैं सब साथ दें, और सूरज सर जो कह रहे हैं 13 तारीख को ईवीएम की एक प्रतिलिपि जलाई जाएगी, मॉडल जलाया जाएगा। साथ में किसान बिल के सपोर्ट में हम लोग सरकार के भी पुतला फूकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनू। और वो लगातार सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। इनको किसानों ने अपनी ओर से पगड़ी देकर सम्मानित भी किया है। और मैं अब अपनी बात को समाप्त करते हुए, जो तमाम साथी हमारे जुड़े और अभी भी जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी, डॉक्टर रतनलाल जी, डॉक्टर श्री राजेश जी, निर्देश सिंह जी, सभी को धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर सोनू जो समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। हम ये मकसद ये है कि इसी तरह, ये चूंकि रिकॉर्ड हुआ है आज, तो ये वीडियो जो है हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे और अपने आह्वान को शक्तिशाली बनाने के लिए, और उसमें एक तरह से ये बताने के लिए कि समाज के सभी वर्गों के लोग, और जो हमारे सोशल मीडिया में जिनकी फॉलोइंग जबरदस्त है, डॉक्टर रतनलाल हैं, डॉक्टर लक्ष्मण हैं, सुधांशु जी जैसे भी, डॉक्टर सोनू को तो उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में लोग निजी तौर पे जानते हैं। सभी की ओर से 3 बातों को मैं दोहराना चाहूंगा आपकी अनुमति से। पहली बात, हम किसान आंदोलन के साथ हैं, और ये आंदोलन से महज हरियाणा और पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश का है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की उतनी ही भागीदारी है जितना हरियाणा और पंजाब की है। और इस भागीदारी को बढ़ाने में और इस भागीदारी को जोरदार तरीके से आगे लाने में हम लोग पूरा सहयोग देंगे। दूसरी बात कि ये अडानी और अंबानी के हाथ देश को गुलामी से बचाने के लिए, देश को कॉरपोरेट गुलामी से बचाने के लिए, ये एक बड़ा, एक तरह से आंदोलन है। इस आंदोलन में अगर हम लोग सब मिलके नहीं सहभागिता करेंगे तो ये आंदोलन तथा एक तरह से हम लोगों के लिए एक ऐसा फांस बनेगा कि जैसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, पुनः गुलाम बन जाएंगे। और तीसरी बात, 13 तारीख के शाम को हम लोग एक दहन करें। वो दहन हो ईवीएम का मॉडल का, वो दहन अडानी अंबानी के प्रतीकों का हो, वो दहन किसान बिल का हो। और चौथी और आखिरी बात, जो किसानों ने घोषणा की है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, वो अपने अपने इलाके में आप करें, चाहे 26 तारीख को करें, उससे पहले करें, लेकिन जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ सूरज जी, मैं डॉक्टर रतनलाल जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो तीसरा पॉइंट जो आपने कहा, तो प्रतीक जलाने के लिए कहीं मिले कि सब अपने अपने करें? नहीं, वो हम लोगों ने तो कहा कि अपने अपने जो इलाके में, अपने अपने जगहों पर, जैसे अब विश्वविद्यालय में डॉक्टर रतनलाल जी अगर आमंत्रित करेंगे तो 5-7 साथी तो हम लोग तुरंत उनके यहाँ जब चाहे पहुंच सकते हैं। डॉक्टर सोनू भी सुन रहे हैं, हम लोग आ सकते हैं, और वहीं पर हम लोग 6 बजे वो करके जो दहन करके और अपनी बात रखेंगे। जहां तक डॉक्टर रतनलाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है, उसको मैं समझता हूँ अकेले डॉक्टर रतनलाल ही अगर वो लाइव कल वीडियो करें, और मैं डॉक्टर सोनू को आमंत्रित करता हूँ कि समय निकाल कर वो हम लोग डॉक्टर रतनलाल जी के आवास पे आके और एक वीडियो लाइव करें, तो उससे हमारे जो प्रेस स्टेटमेंट की तरह उससे भी अधिक ये रीच जाता है। ठीक है। तो हम लोग जुड़ जाए डॉक्टर रतनलाल के यहाँ और इस बात को रखें। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, मैं अब इसको आपकी इजाजत से इसको कंक्लूड करता हूँ आज की बैठक को, और हम लोग लगातार अगर जरूरी होगा, और चूंकि आपसे जो समन्वय समिति है किसानों की, उन लोगों ने आपसे अनुरोध किया था, तो उसके मद्देनजर
कोई नई बात शेयर करनी होगी लोगों के साथ, हमारे शिक्षक और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ, तो हम लोग पुनः आपको मैसेज भेजकर इसी तरह के गूगल मीट पे मिलेंगे, और जरूरी होगा तो रिकॉर्ड करके उसको दिखाएंगे। ठीक है। जय किसान, जय जवान, जय हिंद।